Good evening, everyone. So today's topic is system of equation. ये जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है मैट्रिसेस का। इसके अंदर से जेई मेन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं बेटा, और मतलब जेई मेन के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। तो बात यह आती है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती हैं उनको हम तीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं। टोटल तीन मेथड होते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। उनमें से दो मेथड हमारे सिलेबस के अंदर हैं और जो तीसरा मेथड है वो इंजीनियरिंग में जाकर के हम पढ़ते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिसेस जो होती है इंजीनियरिंग के अंदर भी बात होती है इसकी। ठीक है, तो हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। तो बेटा यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन कि यहाँ पर आपके पास तीन वेरिएबल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2 and a3x + b3y + c3z = d3। आप टू वेरिएबल की भी मान सकते थे, लेकिन टू वेरिएबल की सिस्टम ऑफ इक्वेशन को तो आप डायरेक्टली ही सोल्व कर सकते हो कि जैसे कि सपोज आपके पास टू वेरिएबल की इक्वेशन होती a1x plus b1y = some constant c1, a2x plus b2y = some constant c2। इसको तो हम डायरेक्टली कोफिशिएंट को कंपेयर करके डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, वो आसान होता है। लेकिन यहाँ पर हम यदि थ्री वेरिएबल थ्री इक्वेशन होती हैं तो उनमें जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आती हैं वहाँ पर उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होंगे, मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, उन सबको डिस्कस करने के लिए हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको सोल्व करने के मैंने जैसे कि कहा कि दो मेथड है, उनमें से एक मेथड के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हेडिंग लिख लीजिए और ये तीनों इक्वेशंस आप लोग नोट कर लीजिए। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये तीन इक्वेशंस आपके पास है। ठीक है, यहाँ पर बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, एक डी डिटर्मिनेंट डिफाइन कर रहा हूँ, डी डिटर्मिनेंट। और ये जो डी डिटर्मिनेंट है ये कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट है। कोफिशिएंट मतलब a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। So this is your coefficient determinant of these variables, these equations. D is the determinant a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। सभी लोगों को क्लियर हो गया? D is this determinant। इसके साथ साथ मैं तीन डिटर्मिनेंट और डिफाइन कर रहा हूं यहां पर। नाउ D1, कैपिटल D1, कैपिटल जो D1 होगा डिटर्मिनेंट, this will be obtained by replacing the right hand side constant element into the first column। यदि मैं फर्स्ट कॉलम के अंदर ये स्मॉल d1, d2, d3 को रिप्लेस कर देता हूं, ये b1, b2, b3, c1, c2, c3, ये जो डिटर्मिनेंट आता है बेटा ये आपका आता है d1 डिटर्मिनेंट। सिमिलरली यू विल बी हैविंग d2। तो बच्चों बताओ d2 कैसे ऑब्टेन किया जाएगा? सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा d2, हाउ यू विल ऑब्टेन d2? टेल मी। d2 विल बी a1, a2, a3, d1, d2, d3, c1, c2, c3 की जो राइट हैंड साइड की जो कांस्टेंट एलिमेंट है उनको आप रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो कोफिशिएंट्स हैं उनको बोल दिया है हमने डी डिटर्मिनेंट, और d1, d2, d3 जो होंगे वो आपके इस तरीके से हमने ये रिप्लेसमेंट के साथ निकाल दिए, जैसे a1, a2, a3। यहां मैंने देखो b1, b2, b3 और थर्ड कॉलम को मैं d1, d2, d3 से रिप्लेस कर दूंगा, तो इसको नोमेनक्लेचर दे दिया कैपिटल डी। सभी लोगों को ये स्टेप क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है तो बताओ बेटा कि मैंने डी को क्या डिफाइन किया है, कैपिटल d1 को क्या डिफाइन किया है, d2 को क्या डिफाइन किया है और d3 को क्या डिफाइन किया है। सभी लोग बताएं कि ये वाली कहानी क्लियर है या नहीं बच्चों? ठीक है,
ये बहुत ही आसान सा पॉइंट है, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाता है बेटा, ठीक है। चलो अब एक काम करता हूं, यहां पर मैं बेटा x टाइम्स कैपिटल डी कैलकुलेट करता हूं। मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं? x टाइम्स कैपिटल डी। जो डी डिटर्मिनेंट है, आप देखिए डी डिटर्मिनेंट ये है आपका। इस डिटर्मिनेंट में मैं x से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, x से मल्टीप्लाई। और x से मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर, तो बताइए किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम से करते हैं, मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पर। डिटर्मिनेंट के अंदर हम या तो एक रो से करेंगे या एक कॉलम से करेंगे। तो बेटा x टाइम जो d होगा, लेट से मैंने फर्स्ट कॉलम से कर दिया, तो यू विल गेट x टाइम्स a1, x times a2, x times a3. Here you will have b1, b2, b3, c1, c2, c3। ये बच्चों आपके पास एक डिटरमिनेंट आ गया x टाइम्स d। अब डिटरमिनेंट के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यहां पर हम कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टी लगाएं कि c1 changes by c1 plus c1 changes by c1 plus y times c2 प्लस z टाइम्स c3। तो कोई दिक्कत होगी क्या? डिटरमिनेंट जो वैल्यू होगा दैट विल रिमेन अनचेंज। वो जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा बेटा वो हमारा सेम रहेगा। तो आई कैन से x टाइम्स d विल बी x टाइम्स a1 प्लस y टाइम्स b1 प्लस z टाइम्स c1, x टाइम्स a2 प्लस y times b2 plus z times c2. Here you will have x a3, y b3 plus z c3. Second column will be b1 b2 b3 and the third column will be c1 c2 c3। ये इसका डिटरमिनेंट बन जाएगा। किसी बच्चे को इसके अंदर डाउट हो तो बताइए। क्लियर है बात? तो x टाइम्स d मेरा ये बन गया बेटा। आप यहां पर ऑब्जर्व करो कि जो x टाइम्स d आ रहा है, ये जो क्वांटिटी है ये क्या होगी? दिस इज स्मॉल d1, स्मॉल d2, स्मॉल d3, b1, b2, b3, here you will have c1, c2 and c3। ये आपके पास बेटा x टाइम्स d बन जाएगा। सभी लोगों को ये बात क्लियर है? ये d1 d2 d3 कैसे आएंगे? ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटीज इनको मैं सर्कल कर रहा हूं यहां पर, देखिए ये क्वांटिटी ओरिजिनल इक्वेशन से, देखिए ये क्वांटिटी, ये d1 d2 d3 के इक्वल थे, हैं या नहीं थे? थे ना? तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं यहां पर इनको रिप्लेस करता हूं। तो x टाइम्स कैपिटल D का जो वैल्यू है ये आपका आ गया d1, है या नहीं? तो यहां से बेटा आप बोल पाएंगे कि x का जो वैल्यू होगा, जो वेरिएबल x था उसका वैल्यू होगा d1/d। सिमिलरली y विल बी इक्वल टू d2/d। सिमिलरली एंड z विल बी d3/d। जो काम आपने एक्स डी के लिए किया है वही काम वाई डी के लिए करेंगे, तो वहां से d2/d बन जाएगा और z का वैल्यू आ जाएगा d3/d। सभी बच्चों को एक्स वाई जेड का ये जो निकालने का जो मेथड है ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर बच्चों? अब देखो यहां पर एक बात ये है बच्चों, ये बताओ यदि d का वैल्यू 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? आप d को राइट हैंड साइड में ले जाकर के डिवाइड कर रहे हो, d 0 हो गया तो ये रायता फैला देगा या नहीं फैला देगा? एग्री करते सब लोग कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी यहाँ पर यदि d का वैल्यू 0 हो गया? यस और नो?
ठीक है। तो इसी के बेसिस पर हम कुछ केसेस की बात करते हैं और जो सॉल्यूशन की बातचीत होती है उस सिस्टम को, इस जो सिस्टम को बोलते हैं, इसी सिस्टम को क्रेमर्स रूल बोला जाता है बेटा। इसी सिस्टम को कि डी जीरो हो रहा है या डी का वैल्यू नॉन जीरो है। इस कहानी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और इस कहानी को ही क्रेमर्स रूल बोला जाता है। तो अगली जो हेडिंग है बेटा यहाँ पर, वो हम बात करते हैं क्रेमर्स रूल के बारे में। तो हेडिंग लिखें, क्रेमर्स रूल क्या होता है। देखो बेटा, क्रेमर्स रूल क्या कहता है, कुछ नहीं कहता ये कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो बातें होती हैं। क्या बातें होती है? दो बातें होंगी यहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। या तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, ये बाकी बच्चे क्यों लिख पा रहे हैं? क्या होता है? ये जो सिस्टम इक्वेशन होता है, या तो ये कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट, या फिर ये होता है नॉन कंसिस्टेंट। या तो ये कंसिस्टेंट होता है या फिर ये नॉन कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इसके। क्या करेंगे? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और नॉन कंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये नोमेनक्लेचर है, इसका नोमेनक्लेचर ध्यान रखना है कि सिस्टम जो इक्वेशन है इसका या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो यहां पर बेटा दो बातें होती हैं। पहली बात है यूनिक सॉल्यूशन, या तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, या फिर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की तो सिंपल सी कंडीशन है बेटा, जो डी है ना, डी उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पर आप देखिए, ये जो डी है ना, डी डिनोमिनेटर के अंदर, यदि ये जीरो नहीं हुआ तो एक्स वाई जेड की एक यूनिक वैल्यू आएगी। डी वन डी टू डी थ्री कुछ भी हो, चाहे वो जीरो चाहे नॉन जीरो। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से कि यदि मेरे पास डी का वैल्यू नॉन जीरो हुआ तो एक्स वाई जेड का एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। और यदि डी जीरो हो गया तो उसको डिवाइड करने में दिक्कत आएगी, आएगी या नहीं आएगी? तो वहां पर रायता फैलता है, वहां पर दिक्कत होती है, ठीक है। तो देखो, यूनिक सोल्यूशन के लिए तो कंडीशन क्लियर हो गई है कि डी मेरा नॉन जीरो। अब बात आती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए और नॉन सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। इसमें भी देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन दोनों के लिए ही क्या कंडीशन होगी बच्चों? कुछ दिमाग में आ रहा है आपके? डी इक्वल टू जीरो एंड ऑल डी आई इक्वल टू जीरो। सारे डी जीरो हो और डी आई, डी वन डी टू डी थ्री जितने भी हो वो सबके सब जीरो हो। और यहां आता है कि डी तो जीरो हो एंड एटलीस्ट वन ऑफ डी आई इज नॉन जीरो, एंड एटलीस्ट वन ऑफ डी आई इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ डी आई इज नॉन जीरो। यहां पर देखो, थोड़ा सा इसको समझते हैं और आगे डिटेल में। अब वापिस चलो पीछे की तरफ। देखो बेटा, यहां पर ऐसे समझिए, यदि एक भी डी आई नॉन जीरो हो गया, एक भी न्यूमरेटर यदि नॉन जीरो हो गया इन तीनों में से, और डिनोमिनेटर जीरो हो गया, नॉन जीरो, सपोज 5/0, नॉट डिफाइन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यदि हम क्या कहते हैं कि यदि सारे के सारे एक, कम से कम एक डी आई यदि नॉन जीरो हो गया और डी जीरो है तो नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में 0/0 का फॉर्म बन रहा है। 0/0 के केस में हो सकता है लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे, हो सकता है नहीं करे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और आगे, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक। अब आगे चलो। आगे देखो, आगे का डिस्कशन क्या है, यहां पर कंडीशन केवल यही नहीं है, कंडीशन और भी है।
यहां पर d इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए, और सारे के सारे di जो हैं वो भी जीरो नहीं होने, जीरो होने चाहिए। उसके साथ साथ एक कंडीशन और चेक करनी होती है, एटलीस्ट वन ऑफ द कोफैक्टर, एटलीस्ट वन ऑफ द कोफैक्टर, वन ऑफ द कोफैक्टर ऑफ d इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जो d वाला जो डिटरमिनेंट था उसका कम से कम एक कोफैक्टर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप बोल पाओगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है क्या जिसमें बेटा ये तीनों कंडीशन एग्जिस्ट करें कि चलो d भी 0 हो गया सर, सारे के सारे d1 d2 d3 भी 0 हो गए, और जो d डिटरमिनेंट है उसके सारे के सारे कोफैक्टर भी 0 हो गए। d जो डिटरमिनेंट है उसके जो 9 एलिमेंट होते हैं, यदि 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है तो 9 एलिमेंट के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आ रहा है यदि वो भी 0 हो गया तो हम क्या करते हैं, इसमें एक बात और चेक करते हैं, इसी का केस है वो। ठीक है। if all cofactor, यहां तक चेक करने की वैसे आवश्यकता पड़ती नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में पड़ जाए तो चेक करना पड़ेगा। इफ ऑल कोफैक्टर ऑफ d आर 0 then all cofactor of di, all cofactor of di's should also be 0, should also be 0। यदि ये कहानी है तो di के भी सारे के सारे कोफैक्टर्स 0 होने चाहिए। ठीक है। यदि सारे के सारे कोफैक्टर ऑफ d 0 हैं तो di's के भी सारे के सारे कोफैक्टर बेटा 0 होने चाहिए। ठीक है। क्लियर है ये कहानी। इसकी बात करते हैं आगे इस वाले पार्ट में कि यदि ये हो गया, चलो ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द di इज नॉन जीरो, लेकिन यदि सभी के सभी कहानी 0 होगी, यहां पर और अगला केस इसी के अंदर, यदि d इक्वल टू di इक्वल टू 0, यदि ऐसा हो गया जो कि यहां हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट, एक मिनट, ये 0 हो गया और यहां पर जैसे कि एटलीस्ट वन ऑफ द कोफैक्टर ऑफ d नॉट इक्वल टू 0 आ गया, और यहां पर सारे के सारे एंड ऑल कोफैक्टर ऑफ d, ऑल कोफैक्टर ऑफ d इज इक्वल टू 0, ऑल कोफैक्टर ऑफ d इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, तो क्या चेक करेंगे, तो हम यहां पर बात आएगी कि एटलीस्ट वन कोफैक्टर ऑफ di शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो, ओवरऑल जो थ्योरी है इसकी ओवरऑल मीनिंग क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होती है, वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका या तो सॉल्यूशन आएगा या सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन आएगा उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं आएगा उसको बोलते हैं नॉन कंसिस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम भी है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट दूसरा नाम क्या है बेटा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन यदि आता है तो उसके दो केसेस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कहानी तो क्लियर होगी d नॉट इक्वल टू 0 पर। उसके बाद कहानी शुरुआत हुई d इक्वल टू 0 पे। तो d इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास दो कहानी हो रही है। क्या हो रही है कि d यदि 0 हुआ तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है। यदि d 0 होता है तो हम क्या चेक करते हैं, इस ध्यान से समझना। d यदि 0 हुआ तो आप di चेक करो। क्या चेक करो, di चेक करेंगे। तो d1 d2 d3 तीन di है मेरे पास इस केस में। अब इन तीन di में से यदि तीनों के तीनों 0 हो गए तो फिर हम बात करेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस के बारे में। और इन तीनों में से यदि एक भी नॉन जीरो हो गया, यदि इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, कोई भी एक, एटलीस्ट वन,
तो मेरे पास नो सॉल्यूशन आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। और यदि तीनों जीरो हो गए तो फिर मुझे आगे और डिस्कशन करना होगा कि कम से कम एक कोफैक्टर ऑफ डी कैसा हो, नॉन जीरो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यदि कोफैक्टर भी जीरो है तो ये वाला केस आ गया। फिर हम क्या चेक करेंगे, कोफैक्टर ऑफ डीआई चेक करेंगे। कोफैक्टर ऑफ डीआई भी जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और कोफैक्टर ऑफ डीआई में कम से कम एक नॉन जीरो है तो फिर वो क्या जाएगा, नो सॉल्यूशन। सबको क्लियर हो गया? अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी बच्चों। समझ में आई नहीं आई क्रैमर्स रूल क्या कहता है? ये जो पूरी थ्योरी है इसको देखो बेटा, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो दिक्कत आ जाती है, नहीं तो याद नहीं रहता है। चलो बेटा, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी लोगों को दिख रहा होगा। सॉल्व एक्स वाई जेड, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है बेटा, कि एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके सामने नजर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा सभी बच्चों को? इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या होंगी? अच्छा, नोट करना बाकी है, नोट कर लीजिए बेटा। आई थिंक मतलब थोड़ी सी हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट करनी है, बाकी तो समझ में आ रहा होगा। वाइट बैकग्राउंड पे सब कुछ अच्छे से विजिबल है ना? तो आंसर आ गया। रोज बहुत दिनों बाद क्लास में आई हो, आज कहाँ गायब रहती हो? तो देखो काफी बच्चों का आंसर आ गया है। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर डी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? हम यहाँ पर डी कैलकुलेट करेंगे। सो जो डी होगा दैट इज 1 1 1 1 2 1 1 1 2। तो सभी बच्चे मुझे डी का वैल्यू बता दें पहले, क्या होगा डी। तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? सब लोगों को कैलकुलेट करना आता है ना डी? फटाफट से डिटरमिनेंट 1 आ रहा है डी। सो नाउ लेट्स से द डी वन के लिए मैं क्या करूंगा, 1 2 0 यहाँ रिप्लेस कर दूंगा। सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम विल रिमेन अनचेंज। यहाँ से आपके पास डी1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो डी1 की वैल्यू आई थिंक 1 आ रही होगी। डी2 की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा हम। डी2 में फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रखेंगे, सेकंड कॉलम को राइट हैंड साइड के एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे 1 2 0, एंड हियर यू विल हैव 1 1 2। सो डी2 का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगेन डी3, तो डी3 बेटा बताइए। डी3 में फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम भी एज इट इज रहेगा, थर्ड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, और इसकी वैल्यू आ रही है बेटा -1। डिटरमिनेंट कैलकुलेशन के लिए सब लोग ध्यान रखें कि हमें डायरेक्ट वाला मेथड लगाना है। ठीक है, तो यहां पर मैं x की वैल्यू निकालूं। क्या निकालूं मैं? x की वैल्यू। तो x की जो वैल्यू होती है वो होती है d1/d। तो d नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा बेटा। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू होगी बेटा d2/d। So d2 by d is 1/1, that is again 1, and z is equal to d3/d. This is also -1/1, so this is -1। तो x का वैल्यू आ रहा है 1, y का वैल्यू आ रहा है 1, z का वैल्यू आ रहा है -1। अब देखो वैसे तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है काफी आसान था, आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर लेते थे। तो डायरेक्ट सोल्व कैसे करते हैं अपन इसको? जैसे कि अपन डायरेक्ट सेपरेट कर देते हैं, हमें पता है कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। हमें क्या पता है बेटा यहाँ पर कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो अपन सेकंड इक्वेशन में जो फर्स्ट को माइनस कर देते तो y डायरेक्ट आ गया, और उनको पुट वगैरह करके हम x और z भी निकाल सकते थे। रोहन यही बोल रहे हो ना तुम?
है ना, इस तरीके से भी हम कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर था। एक यूनिक सॉल्यूशन कब होता है हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ठीक है, चलो क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है ना बेटा। अभी हम सारे टाइप के एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग लेने वाले हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चलो बच्चों सब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कीजिए। वही काम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, यू हैव टू सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड। तो 1 2 3 2 3 4 3 4 5, दिस इज योर डिटरमिनेंट डी। और डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने का आपको एक शॉर्टकट बताया था, याद करो। 1 2 3 2 3 4, याद है ना शॉर्टकट। ये 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 इनका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज क्या आ रहा है बच्चों बताइए। 15 प्लस 24 प्लस 24 माइनस 27 माइनस का 16 माइनस का 20। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। डी जीरो आ रहा है क्या, कैसे बेटा। -3 बचा, प्लस का 8 बचा, प्लस का 5, डी जीरो आ रहा है ऐसे तो। सभी का आएगा डी जीरो, डी इज इक्वल टू 0। ओके, सो डी जीरो आ गया, कुछ बच्चों को नहीं आया था। बेटा शॉर्ट ट्रिक लगाओ आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की, ऑलरेडी बताया हुआ है। ओपन करने से टाइम ज्यादा लगता है, बहुत सी बार हमें डायरेक्ट अपनाना है। अब बेटा मैं चेक करूंगा D1। बेटा मुझे ये बताओ, यदि सभी बच्चों का डी जीरो आ गया तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या। क्या यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे क्या। चलो चेक करो। बच्चों ने तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी यार। ऐसा थोड़ी होगा, आपका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो तो होगा ही नहीं ना, नहीं होगा ना यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का तो केस होगा ही नहीं, यूनिक सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं बेटा। अब जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो या तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या फिर आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दो केसेस के बारे में बातचीत है। अब नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए यू नीड टू चेक डी आईज। क्या चेक करने हैं आपको, डी आई चेक करनी होगी, डी आईज। ठीक है, तो बताइए क्या केस आ रहा है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। D1 का वैल्यू बताओ। तो D1 इज व्हाट, D1 तो वही रहेगा। देखो यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ पर भी 1 2 3 है। सो मुझे D1 को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। D1 इज 0,
D2 भी 0 और D3 भी 0। मेरे पास ये तीनों की तीनों वैल्यू 0 आ गई। आगे नहीं आगे? यदि ये तीनों 0 आ गए तो आप डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। देखो टेबल पे चलो वापिस, टेबल पे चलो, d इक्वल टू 0 एंड ऑल di इक्वल टू 0। तो हमें क्या चेक करना है? एटलीस्ट वन ऑफ द कोफैक्टर ऑफ d इज नॉन जीरो। कम से कम d का एक कोफैक्टर नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप देखो d का एक कोफैक्टर ये देख रहे थे, चलो ये वाला देखो, ये a11 का कोफैक्टर दैट इज c11। तो c11 की वैल्यू आ रही है 15 माइनस 16 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये चेक करना जरूरी है बेटा। जब भी आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन के ऊपर कमेंट करें तो एटलीस्ट वन ऑफ द कोफैक्टर ऑफ d शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, नो सॉल्यूशन की कंडीशन नहीं। ये वाली बात सभी बच्चों को क्लियर है? चमक गई ये बात? ठीक है। अब बात ये आती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखा कैसे जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन को, उनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, कैसे दिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखने में, हमें पेयर वाइज कैसे पता चलेगा कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बेटा देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के क्वेश्चन में अब क्या करते हैं हम लोग, आप किसी को भी मान लो, सपोज मैं x को मान लेता हूं, x है k, x क्या है बेटा? k मान लिया मैंने। लेट x इक्वल टू k। तो बेटा यहां से आ जाएगा 2y प्लस 3z इक्वल टू 1 माइनस k। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी हेल्प से, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। और दूसरी इक्वेशन से क्या आ जाएगा? दूसरी इक्वेशन से क्या आएगा बेटा? 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 2 माइनस 2k। ये दो रिलेशन आ गए। इन दोनों रिलेशन को सोल्व करें, किसी भी दो रिलेशन को सोल्व कर लो। मैंने x को k माना है, आप y को मान सकते हो, z को मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। इन दोनों रिलेशन से बच्चों y और z की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ k। जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी और z की वैल्यू क्या होगी। सभी लोग कैलकुलेट करें। आलोक अभी बताएंगे आपके क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग कैलकुलेट करें। फर्स्ट ये जो 2y प्लस 3z है इसको अपन क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और 3y प्लस 4z को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और दोनों को सेपरेट कर दो। y और z का वैल्यू बताएं। z का वैल्यू एक बच्चे ने बताया k-1 होगा। z का वैल्यू आ रहा है बेटा k-1। तो y का वैल्यू बताइए क्या होगा y का? y इज 2 माइनस 2k। y इज 2 माइनस 2k। तो आपके बेटा x y z के जो सॉल्यूशन आए वो आए k कॉमा 2 माइनस 2k एंड k-1। चेक करें सभी लोग, यही आ रहे हैं क्या? चेक करके कमेंट करें बेटा, यही आ रहे हैं क्या सभी बच्चों के एक्स वाई जेड की वैल्यूज, या इसमें किसी को कंफ्यूजन आ गई? अब बेटा आलोक आप बताइए कि आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा था। यहाँ पर देखिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि के की अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो अलग अलग ट्रिपलेट्स मिलेंगे। इनको बोलेंगे ट्रिपलेट्स। एक्स वाई जेड है ना, तीन लोग हैं, तो तीन सॉल्यूशन मतलब इनके ट्रिपलेट्स होंगे। क्या होंगे? ट्रिपलेट्स। जैसे आप के का वैल्यू 1 डालिए, के का वैल्यू यदि आप 1 डालेंगे तो आपका सॉल्यूशन आया 1 0 0। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक कर लीजिए 1 0 0 कर रहा है या नहीं कर रहा? बताओ बच्चों, कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है।
ठीक है। जैसे k का वैल्यू आप 2 डाल दो तो 2 कॉमा -2 1 ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हो सकता है आपने कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला हो, वो इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन हो सकता है, वो इसका एक वन ऑफ द सॉल्यूशन पॉसिबल। तो यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो उनको इस तरीके से एक ट्रिपलेट के अंदर निकाल करके हम पैक कर देते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों को देखो यहाँ पर ये डाउट आना चाहिए कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि x को ही k मानना है, y को k नहीं मानना है, z को k नहीं मानना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कैसे भी सॉल्यूशन आ सकता है। तो बेटा उसके लिए फिर हम ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन की तरफ एक बार नजर उठा करके देखेंगे कि उन्होंने x को k बोला है या y को k बोला है या z को k बोला। और मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है कि अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो जाए, जैसे k के टर्म में ये हो गए, y को लेमडा बोल दो, x और z लेमडा के टर्म में आ जाएंगे। इस तरीके से सॉल्यूशन अलग अलग वेरी कर सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस। बिना क्रेमर रूल किए बेटा आगे और मेथड पढ़ेंगे हम लोग कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिगर क्रेमर रूल के। आगे चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन से करोगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा, फिर दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहां पे सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना बेटा एक बार, सेम ही कॉपी हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 3 सेम कॉपी हो गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें, सेम कॉपी है गई। एक काम करो इसके अंदर चेक कर लो, ये जो 2 है ना 2, इस 2 की जगह तो कर लो आप 3, और इस 3 की जगह कर लो आप 0। अब सोल्व 130। This is question number 3 we are going to solve. तो देखो ये तो डी वही रहेगा, जो पिछले क्वेश्चन में आए थे। वन टू थ्री, 2 3 4, 3 4 5, this is your D. So what is the D in the last question? D was 0. Let's just calculate the D1. D1 is 1 3 0 2 3 4. Here you will have 3 4 5. इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? D1 की वैल्यू बताएंगे सभी लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D1? D1 का वैल्यू बताएं। 5 आ रहा है, तो D1 का वैल्यू दी 5 आ गया, तो क्या हमें D2 और D3 को चेक करने की आवश्यकता है क्या? D2 और D3 को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे नो सॉल्यूशन
रीजन डी जीरो है एंड एटलीस्ट वन ऑफ डी आई, एटलीस्ट वन ऑफ डी आई इज नॉट इक्वल टू, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें और आगे तक चेक करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक, आप देखो बेटा, यहाँ पर देखो, आप इसको दूसरे तरीके से समझिए। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 3 थी। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो, यू विल गेट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। यस और नो? इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो बेटा, यू विल गेट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3। आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो गई होगी यहीं से, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो रिलेशन, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, बोर्ड के अंदर बेटा क्रैमर्स रूल नहीं है वहां पर हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, मैट्रिक्स मेथड, उससे डिस्कस करेंगे बोर्ड के अंदर। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, तीनों केस हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पर। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, पैरामीटर बेस्ड, जिसके जेईई मेन में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे पेश किया जा रहा है। चले बढ़ेंगे आगे। चलो बच्चों, सोल्व कीजिए। पी और क्यू की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का पहला पार्ट है कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, दूसरा पार्ट है एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और तीसरा पार्ट है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ बच्चा पढ़। No solution, unique solution, infinitely many solutions. सबसे पहले आप लोग डी निकाल लीजिए, दैट इज 2p6 1 2 q 1 1 3। बेटा आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए इनके ऐसे ऐसे केसेस होंगे। तो डी का वैल्यू ये आ रहा है, डी को सिंप्लीफाई कीजिए, यहां पर हम लिख देंगे 2p6 1 2 q, मल्टीप्लाई कर दो 12 प्लस 6 माइनस प्लस पी क्यू माइनस 12 माइनस 2q माइनस 3p। ठीक है, तो 12 से 12 गया, तो 6 प्लस पी क्यू माइनस 2q माइनस 3। इसके कुछ फैक्टर हो रहे हैं बेटा, चेक कीजिए फैक्टर्स।
फर्स्ट एंड लास्ट से आपका 3 कॉमन आ जाएगा, यू विल गेट 2 माइनस पी, और इस दोनों से आप q कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट p माइनस 2। सो दिस इज इफेक्टिवली, यदि आप p माइनस 2 को कॉमन लेते हैं तो यू विल गेट q माइनस 3, p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3। चेक करें बेटा कि आपका जो d है वो ये कैलकुलेट होकर के आ रहा है या नहीं आ रहा। तो d जीरो हो नॉन जीरो हो उन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि d जीरो होगा तो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए p भी 2 हो सकता है, q भी 3 हो सकता है, या फिर नो सॉल्यूशन के लिए भी हो सकता है। तो सबसे पहले अब हमें d1 d2 d3 सबसे पहले कैलकुलेट कर लेने चाहिए। d1 d2 d3 कैलकुलेट कर लें सभी बच्चे। d1 इज इक्वल टू 8 5 4, p2 1 6 q3। ठीक है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d1, सिमिलरली d2। मुझे फाइनल फैक्टराइजेशन फॉर्मेट में चाहिए d1 d2 d3 बेटा। 2 1 1 8 5 4, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया, 6 q3, this is your d2, and here we have d3, 2 1 1 p22 p21, sorry, p21, and here you have 8 5 4, this is your d3। d1 का वैल्यू बेटा p और q के टर्म्स में निकालिए। अभी बेटा उदित उसके बारे में बात करेंगे। d1 को फैक्टराइजेशन फॉर्मेट में बताइए। p माइनस 2 इंटू 4q माइनस 15, p माइनस 2 इंटू 4q माइनस 15, ये आपका d1 आ रहा है। सभी लोगों का आ रहा है d1। d2 का वैल्यू ऑलवेज जीरो आ रहा है, d2 q पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, d2 तो हमेशा ही बेचारा जीरो आ गया, वो तो कुछ परेशानी नहीं कर रहा अपने को। और d3 का वैल्यू कैलकुलेट करें, d3 तो p के टर्म में आ रहा होगा कुछ। d3 कितना आ रहा है बेटा? चेक करें क्या d3 का वैल्यू p माइनस 2 के इक्वल आ रहा है क्या बच्चों, या और कोई फैक्टर आएगा यहाँ आगे p माइनस 2। तो देखो
देखो ओवरऑल यदि मैं डिस्कस करूं यहाँ पर कहानी, तो वो कहानी कुछ इस प्रकार की आई कि जो डी आया आपका डी, वो आया बेटा P-2 इंटू Q-3। D1 जो आया D1 वो आया आपका P-2 इंटू 4Q-50। ठीक है। D2 आया आपका ऑलवेज 0 और D3 आया बेटा आपका P-। अब बताओ मुझे कहानी सबकी। सबसे पहले बताइए, आपको पूछा गया था नो सॉल्यूशन, एक पूछा गया था आपको यूनिक सॉल्यूशन, और एक पूछा गया था आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो देखो आपको पता है डी का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। तो डी का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब पी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता और क्यू भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता। सिंपल सी बात। यदि पी और क्यू दोनों ही 2 या 3 में से कोई भी एक हो गया, तो ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो P नॉट इक्वल टू 2, Q नॉट इक्वल टू 3, दिस इज फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक। अब बताइए नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके लिए क्या करें? नो सॉल्यूशन के लिए भी डी जीरो होना चाहिए और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए भी डी जीरो होना चाहिए। अब डी जीरो तो P बराबर 2 पर भी हो सकता है और Q बराबर 3 पर भी हो सकता है। तो यदि मैं P का वैल्यू 2 डाल दूं, यदि मैं P का वैल्यू 2 डाल दूं बेटा, तो D1 D2 D3 तीनों के तीनों जीरो हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? और जब सॉरी चारों जीरो हो जाएंगे, और Q की वैल्यू आप कुछ भी डालो, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। P इक्वल टू 2 हो जाने से ही आपके सारे जो D हैं और जो DI हैं, ये सारे के सारे जीरो हो गए, चाहे Q कुछ भी हो आपका, Q बिलोंग्स टू एनीथिंग। जब सबके सब जीरो हो जाते हैं बेटा, उस केस में हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें एक चीज और चेक करते हैं, कोफैक्टर ऑफ डी। तो डी का कोफैक्टर चेक करना है आपको। अब क्या चेक करना है बेटा? डी का कोफैक्टर। डी का कोफैक्टर बता दीजिए, क्या है डी का कोफैक्टर? डी जो था आपका, वो क्या था बेटा? डी था ना, 2p6 12Q 113, यही था डी। तो आप देखो यदि P का वैल्यू 2 होता है तो कोई ना कोई कोफैक्टर तो नॉन जीरो है। देखो ये दिख रहा है, यही नॉन जीरो आपका। एटलीस्ट वन ऑफ द कोफैक्टर ऑफ डी इज नॉन जीरो। तो ये मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है। बेटा आ गई या नहीं आ गई? कोई भी ले लो आप तो। ठीक है। अब अपन नो सॉल्यूशन की बात करें, तो नो सॉल्यूशन के लिए एटलीस्ट वन डी आई नॉन जीरो होना चाहिए। एटलीस्ट वन डी आई नॉन जीरो होना चाहिए एंड डी का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो देखो मैं काम कर दूं, यदि मैं पी का वैल्यू 2 के इक्वल ना करूं और क्यू का वैल्यू 3 के इक्वल कर दूं, देखो यदि मैं पी का वैल्यू 2 के इक्वल ना करूं और क्यू का वैल्यू 3 के इक्वल कर दूं, तो बेटा क्या होगा? पी यदि आपने 2 के इक्वल नहीं किया, तो डी आई नॉन जीरो हो गए नहीं हो गए, और डी भी जीरो हो गया। काम बना नहीं बना? तो ये आपकी आ गई कौन से नो सॉल्यूशन की कंडीशन, ये आ गई आपकी किसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन, और ये आ गई आपकी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। तो तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए या नहीं हुए? तीनों पार्ट क्लियर हुए या नहीं?
एनी डाउट्स सो फार? तो थोड़ा सा एक क्विक व्यू कर लेते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, आज हम बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में। D1 D2 D3 हमने डिफाइन किए। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू D1 D2 D3 के टर्म में हमने निकाली। हमने क्रैमर्स रूल के बारे में बात किया। क्रैमर्स रूल सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में बात करता है कि उसके सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, इनके बारे में, इनके अलग अलग कंडीशंस हमने बात करी। और उसके बेसिस पे हमने ये 4 क्वेश्चंस को सोल्व किए। तीनों क्वेश्चन में पहले तो हमने यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की बात करी थी, और लास्ट क्वेश्चन में तीनों ही पार्ट हमने इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन आता है दैट इज द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सभी बच्चे नोट करें, नेक्स्ट हेडिंग, दिस इज होमोजीनियस सिस्टम